ये बड़ा एक सच्चा ओरिजिनल असली सवाल है, और क्योंकि ये मेरे कबीले का सवाल है, मेरी ज़िंदगी के 24 साल पढ़ाने में गुजर गए हैं, ये सवाल का जवाब मैं टीचर के साथ मुखातिब हूँ। मैं बताना चाहूँगा इसमें स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं है, ये टीचर का कसूर है। हुआ क्या है, जब आप ख़ुद को मुलाजिम बनाते हैं, मुलाजिम रहते हैं और मुलाजिम की सोच से चलते हैं, तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट उसकी होती है जिसके बारे में मुकम्मल गुमान ये होता है कि ये लालच से आज़ाद है। रिस्पेक्ट उसकी होती है जिसके बारे में मुकम्मल गुमान होता है कि इसका इल्म हमसे बेहतर इल्म है। रिस्पेक्ट उसकी होती है जिसके बारे में ये यकीन होता है कि इसमें किसी किस्म की हवस नहीं है। रिस्पेक्ट उसकी होती है जिसकी ज़ुबान पे अगर किसी के लिए बेटा होता है तो उसके दिल के जज्बात में भी बेटे वाली या बेटी वाली फीलिंग होती है। रिस्पेक्ट उसकी होती है जो ये सोचता है कि मेरी पहली को जो अर्निंग है तनख्वाह, उससे ज़्यादा बड़ी अर्निंग मेरी रिस्पेक्ट है और मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जो अपनी आइडेंटिटी को बाहसियत उस्ताद एक शनाख्त को लेकर चलता है। प्रॉब्लम ये हुई, ये 25-30 सालों में हुआ सर, पहले ऐसे नहीं था सर। और हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ टीचर का कसूर शायद होगा थोड़ा सा, इसमें समाज का बड़ा कसूर है। पिछले 25-30 सालों में हम तेज़ी के साथ गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो एजुकेशन का था, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला गया। कन्वर्जन होगी। कैसे हुई, आप छोटी सी मिसाल लीजिएगा। शेखुपुरा आपके पास एक करीब ज़िला है, उस ज़िले में आबादी है 34 लाख की। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चा जिसका एडमिशन हो सकता है उनकी गुंजाइश है 8,000, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस उनमें 8,000 की गुंजाइश है। अब मुझे बताइए, जब मैट्रिक लाखों बच्चा पास करेगा और लाखों पास आउट होगा तो वो 8,000 तो उसको कैटर नहीं कर सकेंगे। तो फिर कौन आएगा? फिर एक प्राइवेट इंडस्ट्री आएगी, XYZ प्राइवेट कॉलेजेस। अब वो प्राइवेट कॉलेजेस बनाने वाले जो कहते हैं कि हम एजुकेशन को मिशन समझते हैं, लेकिन माफ़ी के साथ मैं कहूँ 99.9% वो मिशन के तौर पे नहीं आते, वो एज बिज़नेस लेते हैं। जब वो बिज़नेस के तौर पे लेते हैं तो वहाँ पढ़ाने वाला वो कुछ ही अरसे के बाद जानता है कि मेरी जॉब है, मैंने सुबह यहाँ पढ़ाना है, शाम को कहीं और पढ़ाना है और मेरा दाल दलिया चलेगा। मटेरियलिज्म की इंतहा इतनी आई कि जिन उस्ताज़ा इकराम से हमने पढ़ा वो साइकिल पे थे, लेकिन फिर भी हम उनका अदब करते थे क्योंकि उनके साइकिल पे होना उनकी इज्जत की कमी का सबब नहीं था। आज का प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट गाड़ी पे आ रहा होता है और टीचर जो है वो अगर मोटरसाइकिल या सुजुकी पे आता है तो स्टूडेंट फील करवाता है कि सर आप नाकाम है। ये सोसाइटी का मटीरियलिज्म इतना बड़ा है। अच्छा, फिर इसमें जुल्म और सितम क्या हुआ कि एंटी टेस्ट आ गए। इस एंटी टेस्ट ने जितना नफ्सियाती तौर पे मरीज़ पैदा किए और जितना हिट यूथ को किया है, मैं बता नहीं सकता। कभी काश इस वाइट कॉलर क्राइम को भी डिस्कस किया जाए। कैसे, ज़रा सुनिएगा। स्टैंडर्ड बना दिया गया, या डॉक्टर है या इंजीनियर। इधर कितने ऐसे मेरे बेटे और बेटियां, और ज़्यादा बेटियां बैठी होंगी, जिन्होंने 2-2 बार एंटी टेस्ट दिया और उसके बाद एडमिशन नहीं हुआ, और इस वक्त वो BS इंग्लिश, BS साइकोलॉजी या कोई और डिग्री ले रही हैं और 2 साल बददिली से पढ़ती रहीं कि ये मैंने करना नहीं था, मैंने तो डॉक्टर बनना था। और वो 2 साल एंटी टेस्ट की फीसें दे के वो थक गईं। पूरे पंजाब में फ़कत 1500 सीटें मेडिकल की हैं और आपके ढेर एक फैक्ट्री बन गई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, जो अगेन MBBS करवाते हैं। और एंटी टेस्ट पढ़ाने वाला क्या सोचता है, अगेन माफ़ी के साथ कहूँ, एक नई टर्म मुतारिफ हुई जो अनारकली में, शाहालमी में, किसी ताजरों के बाज़ार में बोली जाती थी, वो था सीज़न। टीचर के लिए वर्ड नहीं होता था, टीचर की डिक्शनरी में सीज़न का वर्ड ही नहीं था, दिहाड़ी का वर्ड ही नहीं था। वो सीजनल सोचने लग पड़ा कि एक एंटी टेस्ट आते हैं जिसमें बेस्ट क्रीम कुछ एकेडमीज उठाती हैं, एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन करती हैं, करोड़ों अरबों की उनकी अर्निंग है जी, करोड़ों और अरबों की। और टीचर सोचने लग पड़ा कि अगले सीज़न में मैंने गाड़ी ले लेनी है, और फिर उससे अगले सीज़न में 3 मरले का घर ले लेना है, और उससे अगले सीज़न में मैंने घर का साइज़ बड़ा कर देना है। ये टीचर की सोच ही नहीं थी। ये समाज में टीचर इस तरह से सोचता ही नहीं था। टीचर इस बात पे फ़ख्र महसूस करता था, ये जो कप्तान है ना फ़ौज में चला गया, ये मेरा स्टूडेंट है। ये जो इस दफ़ा कॉमन CSS का रिज़ल्ट आया ना, इसमें मेरे 2 स्टूडेंट्स आ गए। टीचर इस बात पे फ़ख्र महसूस करता था कि फ़लाने इदारे को जो हेड कर रहा है, ये मेरी कुल कमाई है, ये मेरी मता है। जारा पहलवान कहा करता था कि जो उस्ताद होता है उसकी औलाद वो नहीं होती जो घर में पैदा होती है, उसकी असल औलाद क्लासरूम में होती है, यानी अखाड़ा। वो कहता था अखाड़े में जो पढ़े होते हैं ना, वो उसके शागिर्द नहीं होते, वो बेटे होते हैं उसके। क्योंकि वजह ये है, उस्ताद चला जाता है, शागिर्द नहीं जाता, वो इल्म को कैरी करता है।
वो इल्म को साथ लेके चलता है, वो हवाला बनता है और कहता है कि यार ये मेरे उस्ताद ने कहा था। मैं छोटी सी मिसाल आपको पेश करना चाहूँगा। लाहौर शहर में पुरानी अनारकली में एक इदारा था जिसका नाम था लाहौर इंग्लिश कॉलेज। आप इस नाम से इसलिए वाकिफ़ नहीं होंगे, जो 70s 60s में लाहौर में पढ़ने लिखने वाले लोग थे वो इस इदारे से वाकिफ़ थे। इस इदारे को हेड करने वाले जो साहब थे मलिक साहब इंग्लिश पढ़ाया करते थे, लेकिन थे दरवेश। ताल्लुक उनका अल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त था। 22 साल अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे दुनिया से। 1993 में वो पर्दा फरमा गए मलिक साहब। दुनिया आज उस मलिक साहब को वासिफ अली वासिफ के नाम से जानती है और हवाला देती है कि वासिफ अली वासिफ ने यह फरमाया। ये वो लोग थे कि 1979 में अकाउंटेंट आके उस कॉलेज का वासिफ अली वासिफ साहब को कह रहा है कि वासिफ साहब फीसें इकट्ठी नहीं हो रही। ज़रा सुनिएगा उस दरवेश का जवाब। अकाउंटेंट आके कह रहा है वासिफ साहब फीसें इकट्ठी नहीं हो रही। तो वासिफ साहब जवाब देते हैं कि तुम समझ रहे हो मैं फीसें इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं अपना जनाजा इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि दुनिया से जाऊँ तो लोग कहें कि उस्ताद दुनिया से गया। और फिर ये भी फरमाया कि दुनिया में अगर आपके आने से फ़र्क नहीं पड़ा, दुनिया से आप जाएंगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस उस्ताद देता था। उस्ताद डेफिनेशन ऑफ, आप एक लम्हे के लिए सोचिए ना कि पढ़ाने वाले पे आपका गालिब गुमान ये है कि ये लालची इंसान है, माफ़ी के साथ कैसे रिस्पेक्ट करेंगे आप? आपके सामने खड़े पे आपका गालिब गुमान ये है कि इसकी आंखों में हया नहीं है। और मैं फिर कहूँ, ये हमारा मेल स्टूडेंट देर से जानता है, फीमेल जल्दी जान जाती है। कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ वाइवा के डर से हो सकती है, उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ एक कॉपी चेक करवाने के डर से हो सकती है, उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर के तौर पे हो सकती है, उसकी रिस्पेक्ट एक फादर फिगर के तौर पे नहीं हो सकती। सो हुआ क्या, इस सारे समाज की इस रेस ने, इस प्राइवेटाइजेशन ने, इस मटेरियलिज्म ने टीचर की वो शनाख्त जो उसकी कुल कमाई थी, उस्ताद होना, और एक ऐसा उसका पेशा जिससे सारे पेशे जन्म लेते थे। उस्ताद बादशाह क्यों होता है? वो बादशाह बनाता है, वो हर शोबे का वो हेड होता है, वो उसके हर जगह शागिर्द होते हैं। और मैं ये जुमला जो मैंने आते ही बोला है कि मुझे अल्लाह 100 बार पैदा करे मैं दोबारा उस्ताद बनूंगा, आप यकीन कीजिएगा कितनी खुशी होती है जब आप किसी काकूल में अपने रूम में वेट कर रहे होते हैं शाम को कि अभी एक खाना है मेरा, और आपके दरवाजे पे दस्तक होती है और कप्तान आके कहता है कि सर यहाँ पर मैं प्लटून कमांडर हूँ, यहाँ पर मैं सर्व कर रहा हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ। यह कितनी खुशी होती है कि आप किसी सब मरीन में देखने के लिए आप विज़िट करते हैं और वहाँ पर आपको एक शागिर्द मिलता है और वो कहता है जी मैं नेवी में सर्व कर रहा हूँ। ये कितनी खुशी होती है कि इलाके का एसपी जब तैनात होता है तो वो आपको मिलने आ जाता है और आके कहता है सर मैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स आपसे पढ़ा हूँ। ये कितनी खुशी होती है जब आपको आपका शागिर्द वो आके कहता है कि सर ये जो जहाज़ उड़ा है इसको इस वक्त को पायलट उड़ा रहा है लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं आपका वो स्टूडेंट हूँ जिसने इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री आपसे पढ़ी हुई है। यकीन कीजिए वो लम्हा होता है जिस लम्हे सारी ज़िंदगी की कमाई की वसूली हो जाती है। प्रॉब्लम ये हुई टीचर की ये डेफिनेशन और ये कमाई और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गुम हो गया और फिर वो इसी सिस्टम का हिस्सा बन गया, जिस सिस्टम में जिसकी गाड़ी बड़ी है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, जिसके बैंक बैलेंस में ज़्यादा पैसे उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, जिसका घर बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। जब ये मटीरियलिज्म की सोच के साथ आप चले तो वो सोच जो वासिफ अली वासिफ साहब दे रहे हैं वो सोच में ज़रा क्या पिन है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये बिल्कुल वही सोच है जो कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि तुम में से असल में कामयाब वो है जो जहन्नुम से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया। और क्या फरमाया गया? गुमान ये किया जाता है कि एक शख्स के जनाजे पे अगर 40 लोग ये गवाही दें ये जेंटलमैन, तो वो वलीउल्लाह, वो आम शख्स नहीं है, वो बड़ा इंसान है। टीचर पहली की तनख्वाह से आगे नहीं सोच रहा, एक दिहाड़ी वाला आज की दिहाड़ी से आगे नहीं सोच रहा, एक सालाना काम करने वाला वो साल के इंक्रीमेंट से आगे नहीं सोच रहा। टीचर तो वो है जिसे नहजुल बलागा में हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया, किसी ने पूछा कि जनाब अली ये फरमाइए कामयाब कौन है, समझदार कौन है? फरमाया एक दिन की प्लानिंग कर लेता है। उससे ज़्यादा कामयाब कौन है? हफ्ता या महीने की प्लानिंग कर लेता है, उसकी निगाह महीने तक होती है। उससे ज़्यादा कामयाब कौन है? एक साल तक जो देख लेता है, जिसकी निगाह विजन 1 ईयर तक जाता है। उससे ज़्यादा कामयाब कौन है? फरमाया जो 10-15 साल की इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी प्लानिंग कर लेता है, उसकी औलाद आके कहती है कि वालिद कितना समझदार। और कामयाब कौन है? फरमाया कामयाब फिर वो है जो क़यामत के रोज़ जन्नत में दाखिल हो गया। काम फरमाया इससे भी ज़्यादा कामयाब कौन? फरमाया आज कदम रख रहा है उसको यकीन है मेरा ये कदम मेरे अल्लाह की रज़ा के लिए है, मेरा अल्लाह राज़ी हो रहा है कि नहीं राज़ी हो रहा। तो जिस उस्ताद की खुद निगाह आगे नहीं जा रही वो किसी को वुस्सत निगाह क्या अता फरमाएगा?
जिस उस्ताद के पास आज एहसास ज़िया नहीं है, वो किसी को एहसास ज़िया क्या देगा? याद रखिएगा, जलता किसी को जलाता है, दीवा दीवे को बालता है, खुद बुझा हुआ किसी को क्या जलाएगा? खुद जो जल ही नहीं रहा, जिसमें तड़प ही नहीं है, वो किसी को। मेरी तो डेफिनेशन ऑफ टीचर बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी डेफिनेशन में तो बिल्कुल नहीं लिखा टीचर वो होता है जो नोट्स देता है, जो रट्टे लगवाता है, जो अच्छे अच्छे खुलासे बताता है, जो कहता है कि जनाब वाइवे के लिए ये तैयारी कर लो, ये किताब बस पकड़ लो, इसे रट्टा लगा लो, जो मैंने पढ़ा दिया स्लाइडें मैं शेयर कर रहा हूँ, बस खत्म। मैं तो उसको टीचर नहीं मानता। मैं टीचर उसको मानता हूँ जो आपको इल्म की प्यास देता, जिसके बाद आप तलाश शुरू कर देते हैं। टीचर जवाब नहीं देता, टीचर सवाल देता है, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, आधा इल्म तो सवाल में पोशीदा है। आप सवाल लेकर चलते हैं और पूरी कायनात फिर जवाब आपको देती है कि सवाल ये है तो जवाब ये होना चाहिए। उस्ताद वो होता है जो आपकी स्टैंडर्ड सेट करता है कि यार ये स्टैंडर्ड तुम्हारा होना चाहिए, इससे नीचे तुमने नहीं सोचना। आज समाज में अगर आपको उस्ताद की रिस्पेक्ट नज़र नहीं आ रही तो यकीन कीजिए समाज इसका जिम्मेदार है, लेकिन टीचर भी जिम्मेदार है। टीचर को खुद सोचना चाहिए कि उसकी असल कमाई क्या है, और ये हर बंदे को पता होता है कि मेरी असल में अर्निंग क्या है, मेरी असल कमाई क्या है, मैंने असल में अर्न क्या किया है। वो मोहब्बतें अर्न की हैं, रिस्पेक्ट अर्न की है। अगर नहीं की, आज के ज़माने में, इस मटीरियल दौर में भी आपको मैं बता दूं, आप उस्ताद हों सही, लोग पलके बिछा देते हैं। आपको उस्ताद होना शर्त है। आप आजमा के देख लीजिए, अगर आप वाकई कोई टीचर है, लोग उसके लिए फिदा हो जाएंगे। वो कहेंगे यार ये हमारा उस्ताद है, हमारा बाप है। लेकिन अगर नहीं है तो पनिशमेंट ये है, इससे बड़ी पनिशमेंट क्या हो सकती है कि सब कुछ मिल जाए और रिस्पेक्ट ना मिले। असल सौदा तो इज्जत थी, असल सौदा तो कमाई जो थी वो रिस्पेक्ट थी। मेरे एक उस्ताद हैं, तो एक दफ़ा, नाम नहीं लेता, वाकया सुना देता हूँ। एक दफ़ा बैठे हुए तो वो कहने लगे कि यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने तो कुछ नहीं कमाया। तो वो मुआवजा करे अपने ही कुलीग का, इतना बड़ा खा रहा है, वो चीज़ें उसकी मटीरियल गिनवानी शुरू की। तो मैंने कहा सर मेरी बात सुने, आप एक मारूफ उस्ताद हैं, आपका एक शागिर्द जो है ना वो कासिम अली शाह, और पता नहीं कितने शागिर्द हैं। आप अपनी ज़रा दौलत को ना सही तरह से देखें। आप दौलत को देख रहे हैं मटीरियल टर्म्स में, पैसों में और टेंजेबल्स में। हम अपनी दौलत को और अपने प्रॉफिट को ज़रा डिफरेंट एंगल से सोचें। और वो सोचने का जाविया ये है कि हमारी अर्निंग जो है वो पहली की तनख्वाह नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है, वो मिल ही जाती है। मजदूर को भी मिल जाती है, रेडी लगाने वाले भी कमा लेते हैं, फाइलें और प्लॉट बेचने वाले भी कमा लेते हैं। लेकिन टीचर जो चीज़ असल में कमाता है वो क्या है? वो रिस्पेक्ट है। काश कि ये डेफिनेशन दोबारा से रिवाइव हो जाए, इनकलाब आ जाएगा सर। और जी